हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसलिए नहीं क्योंकि ये डिफिकल्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट और थोड़े से स्टेप्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 1 पे। सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, किसकी बात करें? मीथेन की। मुझे आपको दूसरे पेज पे लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन पहले रीड आउट करा देती हूँ, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पे सभी पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, जहां पे आपको 1 मोल मीथेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करना था। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं? द टोटल नंबर एंड द टोटल मास। ठीक है, एक तो नंबर भी आपको पता करना है और मास भी आपको पता करना है, किसका? न्यूट्रॉन्स का। दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का फॉर 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। आगे बात समझ में। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे टोटल नंबर एंड टोटल मास पूछा है प्रोटॉन्स का इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन मांगी है, सेकंड पार्ट में आपसे न्यूट्रॉन्स की मास और इलेक्ट्रॉन की मास और नंबर की इंफॉर्मेशन, और थर्ड पार्ट में आपसे अमोनिया के 34 मिलीग्राम्स के अंदर प्रोटॉन्स की इंफॉर्मेशन मांगी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको काफी कुछ समझने को और नए आपके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत अच्छा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने वाले हैं। और साथ ही साथ पूछा है विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस। ठीक है, तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी स्क्रीन पे, जहाँ पे वन बाय वन हम तीनों पार्ट्स को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 की। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में देखो आपको क्या दे रखा है। आप लोगों को मीथेन की बात की है। ठीक है, मीथेन आप सभी को बताएं, मीथेन क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4 ये वाली स्पीशीज आपको दे रखी है, और इसके लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, कितने के अंदर? 1 मोल के अंदर। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 1 मोल में पता करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल CH4 की। अभी मोल की बात नहीं कर रहे, एक मॉलिक्यूल CH4 की बात कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखो आपको पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए आप क्या देखोगे? इनके एटॉमिक नंबर्स को देखोगे। ठीक है, तो जो कार्बन है उसका Z कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 6। और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 1। बट इस तरह के कितने हाइड्रोजन है? वो है 4। तो टोटल आप 6 + 4 कर लो तो कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको एक CH4 के मॉलिक्यूल में। ठीक है, अगली बात समझ में। तो बताओ फिर 1 मोल CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मोल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1 मोल जो होता है वो कोई भी चीज, कोई भी स्पीशीज जो कि इस नंबर में हो, 6.022 into 10 raised to 23 नंबर्स में हो, उसको हम कहते हैं 1 मोल। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कि इतने नंबर ऑफ CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिंपल है, वैसा ही है जैसे कि यूनिटरी मेथड में हम करते हैं, एक पेंसिल 5 रुपए की, 5 पेंसिल 25 रुपए की, राइट? उसी तरह से। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 मोल हो गया, वो हो गए 6.022 into 10 raised to 23। ये तो हो गया आपके एक मोल के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हर एक CH4 के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से। सो दिस विल कम आउट एज 6.022 into 10 raised to 24 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने CH4 के मॉलिक्यूल में आपको 10 टाइम्स आप बढ़ा दो, उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आई थिंक सिंपल ही क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि वहां पे हम न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, तो थोड़ा सा हमें अलग हटके सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है 7 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन 14, या 14 कार्बन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को पता करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है, इसी का सेकेंड जो पार्ट है, उसके अंदर आपको पता करना है मास ऑफ ये जो आपके न्यूट्रॉन्स आए उनको। ठीक है, चलो अब एक एक करके करते हैं। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन साथ का साथ बराबरी से समझते जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, एक 14 कार्बन के अंदर, एक कार्बन 14 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? ठीक है, न्यूट्रॉन्स को मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना। एक कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? अब न्यूट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? एटॉमिक नंबर से। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर जो कार्बन 14 का है वो कितना है? 14 है। ठीक है, अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं, तो आप क्या करोगे? जो एटॉमिक मास है उसमें से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दो। एटॉमिक मास कितना है? 14 है। और प्रोटॉन्स कैसे पता चलेंगे? कार्बन, कार्बन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6।
ठीक है, तो 6 आप माइनस करोगे क्योंकि 6 ही नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और 6 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 6, तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे 7। आ गई बात समझ में? ये देखो मैंने क्यों किया, इसको मैं थोड़ा, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे बता देती हूँ कि जो एटॉमिक मास होता है ना किसी भी एटम का, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है, या तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह दो या फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो, ये सब सेम होते हैं। अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तब किसी आयन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए एक 14 कार्बन कार्बन के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे कितना दे रखा है, मुझे पूछा है 7 मिलीग्राम 14 कार्बन के अंदर कितना होगा। तो अब यार एक और एक बात देखो, जो मास होता है 1 मोल कार्बन 14 कार्बन का। ठीक है, मास होता है 1 मोल 14 कार्बन का, वो कितना होता है 14 ग्राम्स होता है। ठीक है, तभी हम उसको 14 कार्बन कार्बन 14 कहते हैं। ये सब चीजें हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें और भी ज्यादा दिक्कत है तो आप एक बार वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप उनको देख सकते हो। तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन 14 का मास कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। तो मैं क्या कह सकती हूँ भाई, जो आपका 14 ग्राम होता है ना, कौन, कार्बन 14, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, 23 एटम्स होते हैं। सही बात है, इतने तो एटम्स होते हैं किसके, कार्बन 14 के। और हर एक कार्बन 14 के अंदर आप क्या देख रहे हो, 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इससे? ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, ओके 14 माइनस 6 8 होगा ना, सॉरी 8 होते हैं। तो 6.00 इनको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आगे बात समझ में? एक मोल 14 कार्बन का मास 14 ग्राम होता है। इसका मतलब कि 14 ग्राम में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है कार्बन 14 के, और हर एक कार्बन 14 के एटम में 8 न्यूट्रॉन्स है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट पूछा मेरे से कितने के लिए, 7 मिलीग्राम के लिए। तो मिलीग्राम को सबसे पहले तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, तो इतने कार्बन 14 के अंदर टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? अब सिंपल है, वही यूनिटरी मेथड, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14 और मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 10⁻³ आ गई ना बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, ये देख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आई थिंक ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को आती होंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, यू गेट योर आंसर एज 6.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आप लोगों को 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में इतने न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है सिंपल ही, लेकिन थोड़े क्या स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं, तो अगर पहली पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की। देखो यार 7 मिलीग्राम के अंदर इतने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन से लिख देती हूँ, ये हो गया एक न्यूट्रॉन का मास। एक न्यूट्रॉन का मास, जैसे कि मैंने कहा कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो गया। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, और ऑलमोस्ट इतना ही मास जो होता है वो प्रोटॉन्स का भी होता है, तो हम दोनों को बराबर लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल हमसे न्यूट्रॉन का मास जो है, एक एटम एक न्यूट्रॉन का इतना कुछ होता है। तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो है हमारे पास 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कितने के अंदर है, 7 मिलीग्राम के अंदर, यही हमने सॉल्व किया था ना। तो 7 मिलीग्राम के लिए न्यूट्रॉन्स का मास भी पूछ रहे हैं। सो दिस विल बी व्हाट 1.675 इंटू 10⁻⁻24, जिसको कि आप मल्टीप्लाई कर दो 2.4088 इंटू 10⁻21, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो, यू विल गेट योर आंसर एज 4.0347 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ जाता है न्यूट्रॉन का मास किसके अंदर, 7 मिलीग्राम 14 कार्बन 14 के अंदर। क्लियर? चलिए, अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, इन द थर्ड पार्ट हमें जो कंडीशन गिवन है वो है 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया।
ठीक है, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि इसका आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, और दूसरी चीज क्या बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन्स जो कि इतने के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो बिल्कुल उसी तरह से अब क्या देखो, वन जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, वन अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बताओ कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो वही आप करो, यहाँ पे आपको एक नाइट्रोजन दिख रहा है और 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इसके लिए कितना होता है, 7। ठीक है, और जो ये है आपका हाइड्रोजन उसके लिए कितना होता है, NH3 है ना ये, सॉरी NH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में, 3 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए कितना हो गया, 3 × 1। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो तो ये कितना निकल के आ गए, 10 प्रोटॉन्स निकल के आ गए। सही बात है, तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का एटॉमिक मास, तो वो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3, सो दिस विल बी 17 ग्राम्स। क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया। इसका मतलब कि जो 17 ग्राम अमोनिया होता है, यानी कि 1 मोल, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है। सही बात है ना, इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या देख रहे हो, 10 प्रोटॉन्स है, तो इसलिए मैं 10 को भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 10 प्रोटॉन्स है। बट हमसे पूछा कितना गया है, मिलीग्राम्स के अंदर, सो 34 मिलीग्राम, जिसको कि आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, सो दिस विल बी 10⁻³ ग्राम्स। इतने अमोनिया के अंदर बताओ कि कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो वही यूनिटरी मेथड, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 divided by 17 and multiplied by 34 into 10⁻³ आ गई बात समझ में। तो जब आप इन सभी को आपस में कैलकुलेट करोगे, you will get your answer as 2.044 into 10⁻23 protons। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। अब अगर ये वाला पार्ट आपने कर लिया तो आगे वाला जो है ये सिंपल है, मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने ऑलरेडी 34 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, यानी कि 34 मिलीग्राम अमोनिया के लिए कितने प्रोटॉन्स होते हैं उनको तो पता कर लिया। तो मास कैसे पता करोगे, तो एक प्रोटॉन का मास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, सो आई एम डायरेक्टली writing it as 1.67 into 10⁻24 ग्राम, क्योंकि बहुत ही छोटा सा इनके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन के टोटल नंबर कितने हैं, 044 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इनका मास कितना हो जाएगा, तो बस मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों को, 1.67 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.2044 इंटू 10⁻23। जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताना मुझे कि क्या आप लोगों को जो आंसर है वो इतना ही मिला है जितना कि मेरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इतना कुछ आंसर आप लोगों का आ जाएगा 10⁻² ग्राम्स में। अगेन आप चाहे तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम इज द SI यूनिट, बट क्योंकि यहाँ पे हम बहुत छोटी क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सब बहुत छोटी छोटी स्पीशीज होती हैं, तो इस वजह से मैंने छोटी यूनिट को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और आप चाहे तो अपने आंसर्स जो है वो यहाँ से भी मैच कर सकते हो। अगर पार्ट नंबर 1 की बात करें जो कि मीथेन से रिलेटेड था और इलेक्ट्रॉन्स पता करने थे, तो कुछ इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल के आए थे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है जहाँ पे कि हमें दे रखा था कार्बन 14, तो कार्बन 14 का मास गिवन था हमें 7 मिलीग्राम्स, राइट। तो 7 मिलीग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए वो कुछ इतने निकल के आए। और जो तीसरा क्वेश्चन था जिसमें कि अमोनिया का 34 मिलीग्राम्स, ये अच्छा मास भी यहाँ पे आप देख सकते हो, मास ये रहा और नंबर्स वहां पे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पार्ट था हमारा जिसमें कि हमें अमोनिया गिवन था और वो भी कितना 34 मिलीग्राम, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो इतने निकल के आए, और जो मास ऑफ निकल के आया इन सभी प्रोटॉन्स का वो इतना कुछ निकल के आया। ठीक है, तो आप एक बार इन अपने आंसर्स को कंपेयर कर लेना, इन्होंने यहाँ पे किलोग्राम्स में दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर एक हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या इनके ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर का कोई चेंज आएगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी चेंज नंबर पे या फिर मास पे नहीं होता। ये क्या है, दोनों के दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ऐसा थोड़ी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, प्रोटॉन्स आएंगे कहाँ से, न्यूट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, कोई सोर्स तो है नहीं। वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी,
बट ऐसा नहीं है कि अपने आप से पैदा होने लगेंगे, ठीक है? उसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फिक्स होते हैं एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर। इसी तरह से मास का भी आपको पता होगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेट जो है वो ग्रेविटी पे चेंज होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा तो वेट बदल सकता है, बट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे आप धरती पे देखो, चाहे आसमान में देखो, चाहे मून पे जाओ, चाहे मार्स पे जाओ, मास में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करने से ना नंबर ना मास चेंज होगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी था बट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।